हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग 18 अगस्त के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट हेडलाइन आपको एग्जाम में जो आपको चल रहे हैं अभी न्यूज़ में वो देखते हैं। सबसे पहला आपका है महाराष्ट्र गवर्नर CP राधाकृष्णन टू बी अ NDA कैंडिडेट फॉर द अपकमिंग वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो ये आपका करंट अफेयर में, बट हमारे लिए स्टैटिक में इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें आपका जो पॉलिटी सेक्शन में अगर आप देखोगे तो क्या क्या उसमें कौन से आर्टिकल रिलेटेड है आपको, या फिर जो है कौन से क्राइटेरिया होते हैं और कौन कौन से लोग जो आपको पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो वो देख लेते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको आर्टिकल याद रखना है 66 जो है आपका, वो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन से रिलेटेड है। और जो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपको मेंशन कहाँ पे, पार्ट 5 में मेंशन है आपको। इसके अलावा अगर देखा जाए तो क्या क्या आपको जो क्राइटेरिया एक किसी भी सिटीजन को अगर वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो उनको कौन कौन से जो क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है। तो सिटीजन ऑफ इंडिया, ये अगर आप जो भी देखोगे खासकर कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी देखोगे आप पोस्ट को लेके, तो वहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया तो फर्स्ट प्राइमरी आपको जो है वो रिक्वायरमेंट होता है। उसके अलावा अगर एज क्राइटेरिया आप देखोगे तो एज 35 ईयर, और क्वालिफिकेशन उनका जो है मेंबर एज ए राज्यसभा मेंबर। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी, तो तीनों में से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है आपको, जो इनका इलेक्शन कंडक्ट होता है वो कौन करवाता है आपको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है कंडक्ट। और जो वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करते हैं, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, ये भी देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। तो ये दोनों चीजें याद रखना, तो वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपका लोकल फॉर वोकल। ठीक है, जो मेक इन इंडिया। सो मैंने आप लोग कल वाले करंट अफेयर में कवर करवा दिया था कि मेजर नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट जो कि आपको NCR रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन में बनाने की बात हो रही है, और उसमें 2 फेजेज है आपको। तो दोनों फेजेस का मैंने आपको बता दिया था कि जैसे कि जिसमें आपको सोनीपत हरियाणा वगैरह का जो एरिया है उसको भी कवर किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका जो हेडलाइन है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेके। तो एक तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि अगर आपको पूछा जाए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी प्रेजेंटली कौन है, तो ये ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि जो इलेक्शन कमिश्नर ECI है आपका, वो कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, 325 आर्टिकल 324 में मेंशन है। इसके अलावा जो है आपको टेन्योर पूछ दिया जाता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका कितना होता है। तो जनरली अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आपको 5 ईयर दिखाया जाता है या फिर 60 ईयर दिखाया जाता है, बट यहाँ पे आपको टेन्योर इनका बहुत डिफरेंट है, 6 ईयर का होता है। और एज जो है वो 65, या तो 6 ईयर होना चाहिए, 65 ईयर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक तो ये याद रखना आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दूसरा आर्टिकल याद रखना और टेन्योर याद रखना है। नेक्स्ट, ये बहुत लंबे समय से आप देख रहे हो कि चल रहा है कि अलास्का अलास्का समिट को मैंने आप पहले भी कवर करवाया कि अलास्का समिट में आपने देखा था कि रशिया और USA का मीटिंग चला है। इवन जो आपको यहाँ पे व्हाइट हाउस में रसिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर मीटिंग चल रहा है, तो पीस टॉक पे चीजें चल रही है। तो बस आपको यहाँ पे जो याद रखना है वो आपको याद रखना है कि अलास्का समिट अगर आपको पूछा जा सकता है कि अलास्का समिट किस चीज से रिलेटेड था, तो ये आपको रसिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड है, रसिया यूक्रेन वॉर। नेक्स्ट जो न्यूज है आपका वो स्पोर्ट्स सेक्शन से लेके, इन बैडमिंटन इंडिया देविका सिंह। तो ये देविका सिहाग, ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि देविका सिहाग जो कौन सा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड है, बैडमिंटन से है, या फिर आपको चेस से। तो आपको याद रखना ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। और ये मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज हो रहा है जो कि इपो। तो ये प्लेसेस इन न्यूज भी आपको पूछा जा सकता है कि इपो कहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको मलेशिया में है। तो देख लेते हैं डिटेल में, आप देखते हैं। तो सबसे पहले आपका यही है कि जो इंडियन सेटलर, ठीक है, जो बैडमिंटन प्लेयर है देविका सिहाग, उनको क्या मिला, फर्स्ट इंटरनेशनल चैलेंज टाइटल बाय विनिंग द वुमेन्स सिंगल। तो पूछा जा सकता है कि जो वुमेन सिंगल्स था जो कि आपको मलेशियन इवेंट जो हो रहा था उसमें किसने जीता था, तो देविका सिहाग ने जीता था, ये याद रखना। दूसरा, ये प्लेसेस इन न्यूज करके इको याद रखना आपको। नेक्स्ट न्यूज है आपका मोर देन 500 ह्यूमनाइड रोबोट जो है वो क्या करने वाला, पार्टिसिपेट करने वाला है, जिसमें सबको 16 कंट्रीज से, इसमें जिसमें जापान वगैरह भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये बस याद रखना कि वर्ल्ड ह्यूमनाइड रोबोट गेम्स कहाँ पे हुआ था, ये आपको पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड ह्यूमनाइड रोबोट गेम्स हेल्ड इन, ठीक है, तो ये बीजिंग में हुआ, चाइना में हुआ है, जिसमें आपको 500 ह्यूमनाइड्स जो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और 16 कंट्रीज से इसमें पार्टिसिपेशन हो रहा है।
नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये भी आपका स्पोर्ट्स सेक्शन से ही है, रूपा बेयर, ठीक है। पूछा जा सकता है कि रूपा बेयर किस चीज़ से रिलेटेड है या फिर आपको ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था। तो ये उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, टेक्वोडो पोजियम चैंपियनशिप चल रहा है आपका, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, जिसमें इनको क्या मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो ये याद रखना है आपको। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, रसिया इज सेट टू लॉन्च अ वेनेरा डी मिशन। तो ये मिशन जो है आपको, वेनेरा डी मिशन, ये आपको वेनिस से रिलेटेड है और इसको कंप्लीट जो है लॉन्च जो है वो 2036 तक किया जाएगा, तो काफी लंबा टाइम है। बट हमारे लिए स्टैटिक में क्या इंपॉर्टेंट है कि वेनिस से रिलेटेड आपको जो भी मिशन है, चाहे नासा ने लॉन्च कर रखा है या यूरोपियन स्पेस एजेंसी, पास्ट में भी हो या फ्यूचर में भी हो, वो सारे हमें याद रखना पड़ता है, क्योंकि साइंस एंड टेक में आपको मिशन पूछे जाते हैं। और मोस्ट प्रोबेबल ये एरिया है कि आपको पूछा जा सकता है कि वेनेरा डी मिशन जो कौन किस चीज से रिलेटेड है, मून से रिलेटेड है या एस्ट्रॉइड से रिलेटेड है या फिर आपको वेनस से रिलेटेड है। तो ये आपका वेनस से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक बार ये देख लेते हैं कि वेनेरा मिशन में आपको क्या क्या चीजें हैं। तो इसको डिजाइन जो किया जाएगा वो स्टार्ट होगा कब से, 2026 से स्टार्ट किया जाएगा इसको। कंट्री का न्यू नेशनल स्पेस प्रोग्राम है ये, जिसमें इसका टारगेट क्या क्या है, मिशन विल इंक्लूड द लैंडर, बलून प्रोब एंड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। और एक्सपेक्टेड डेट कब है कि कब से किस लॉन्च किया जाएगा, ये 2034 से 36 के बीच में किया जाएगा। तो भी लॉन्च का तो नहीं पता, बट डिजाइन जो है इसका प्रोसेस जो है वो शुरू होने वाला है 2026 से। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि जो वेनस से मिशन जो आपको फ्यूचर में जो अभी आपको होने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो इंडिया का भी एक विनस मिशन है जो कि इसरो लॉन्च करने वाला है, उसका नाम क्या है, सुप्रयान है, ठीक है, जिसको वीओएम वो मिशन भी बोलते हैं और सुप्रयान मिशन भी बोलते हैं। तो ये 2028 में आपको होने वाला है, तो फिर इसमें भी लंबा टाइम है। दूसरा जो आपका नासा का डेविंची मिशन है और वेरिटास है। तो डेविंची मिशन 2000, ये भी आपको अभी प्रोसेस में, ठीक है। जो वेरिटास मिशन है ये 2030 में लॉन्च किया जाएगा। तो आपको बस ये याद रखना कि ये रिलेटेड किस चीज से, डेविंची मिशन, वेरिटास पूछा जा सकता है, सुप्रयान तो नाम से ही आपको पता है विनस हो सकता है, लेकिन अगर वीओएम पूछा दिया जाएगा तो कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये भी विनस से रिलेटेड जो कि इसरो का है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी 2030 का टारगेट है कि इनविजन, ठीक है। तो इनविजन मिशन जो ये आपको विनस से रिलेटेड है। तो ये आपको फ्यूचर प्रोग्राम्स है जो कि विनस से रिलेटेड है, बट पास्ट में भी आपको बहुत सारे विनस मिशन जो है वो लॉन्च हो चुके हैं। एक तो पाइनियर मिशन है, पाइनियर विनस मिशन है जो कि नासा का है। विनस एक्सप्रेस है जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है। एक क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जाता है, मेगलैंड, ठीक है, ये भी आपको विनस से रिलेटेड है जो कि नासा का था। वेनेरा, तो अभी अगर देख रहे हो तो वेनेरा आपको देख रहे हो डी है, ठीक है, और वेनेरा ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है जो कि सोवियत यूनियन ने किया था। तो वेनेरा डी जो है ये आपको वेनस से रिलेटेड, और वेनेरा भी आपको वेनस से रिलेटेड ही था, बट इसको लॉन्च किसने किया था, सोवियत ने किया था। तो हमने दोनों देख लिया कि फ्यूचर में आपको कौन कौन से है, जैसे कि सुक्रियान है जिसको वीओएम बोलने वाले हैं, वेरिटास है, डेविंची है और इनविजन है। अगर पास्ट में पूछा जाए कि वेनस से रिलेटेड कौन कौन से है, तो पाइनियर है, वेनस एक्सप्रेस है, मैगलेन है और वेनेरा है। ये सारे मिशन आपको वेनस से रिलेटेड है। और वेनस को अगर स्टैटिक में और चीज देखा जाए तो ट्विन ऑफ द अर्थ भी इसी को बोला जाता है। ट्विन ऑफ द अर्थ पूछा जाए कौन से प्लेनेट को बोला जाता है, तो वेनस को बोला जाता है। नेक्स्ट अगेन जो न्यूज है आपका वो स्पोर्ट्स सेक्शन से है, कार्लोस अल्कराज को लेके। तो अभी आपका टूर्नामेंट हो रहा है। एक तो टूर्नामेंट आपको याद रखना है, ये याद रखना है सबसे पहले कि कार्लोस अल्कराज जो आपको किस चीज से रिलेटेड है, टेनिस से। दूसरा जो आपको पूछा जा सकता है, टूर्नामेंट आपको हो रहा है सिनाटी, ठीक है। सिनाटी आपको ओपन टूर्नामेंट पूछा जा सकता है, ये कहाँ पे हो रहा है, और ये तो प्लेस है, ठीक है, ये प्लेस कहाँ पे, यूएसए में, ओहायो जो आपका स्टेट में पड़ता है ये। तो इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि बहुत सारे एग्जाम अभी जो हुए हैं रिसेंट में, वहाँ पे आपको विंबलडन से, फ्रेंच ओपन से, ऑस्ट्रेलियन ओपन से क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें आपको मेंस में किसने जीता, वुमेन्स में किसने जीता। तो एक ही बार इसको सारी चीज़ों को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो 2025 में अगर देखा जाए तो मेंस ग्रैंड स्लैम जो है वो विंबलडन में आपको किसने जीता था, तो जेनिक सिनर ने जीता था। फ्रेंच ओपन अगर पूछा जाए 2025 का किसने जीता है, तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन अगर आपको पूछा जाए तो किसने जीता है, तो जेनिक सिनर ने जीता है। तो अगर आप देख रहे हो बैक टू बैक, तो विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन किसने जीता है, जेनिक सिनर, और फ्रेंच किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। और अगर आप लोग देख रहे हो सिनसिनाटी, ठीक है, जो कि ओपन यूएसए में हो रहा है, तो इसमें इन्होंने फाइनल में अपना जगह बनाया है कार्लोस अल्कराज। लेट्स सी कि जो जीतता कौन है, नहीं आगे देखेंगे बाद में। वुमेन्स अगर टेनिस ग्रैंड स्लैम अगर पूछा जाए 2025 का, उसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि जो आपको विनर कौन कौन था। तो विंबलडन का अगर देखा जाए तो इसमें ईगा स्वियातेक थी। फ्रेंच ओपन का अगर देखा जाए तो में कोको गॉफ थी। और ऑस्ट्रेलियन ओपन का अगर देखा जाए तो मेडिसन की थी। तो ये
तीनों चारों नाम आप लोग याद रखना, क्योंकि अभी रिसेंट एग्जाम में काफी सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है आपका, इंडियाज डीप मिशन डाइविंग इनटू द फ्यूचर। अब ये जो आपका पीआईबी में आपको ऑलरेडी मैंने कवर करवा रखा है, बट ये अगेन आपको आया है न्यूज में, तो उसको एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे यहाँ पे की हाईलाइट बताया गया, तो यहाँ से स्टेटमेंट आपको एज इट इज उठा के पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो सबसे पहले जो मिशन लॉन्च होता है और विजन, ये स्टार्ट कब हुआ था, जो डीप यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियाज डीप ओशन मिशन, इसका जो लॉन्च और विजन किया गया था, कब किया गया था, 2021 में किया गया था। और इसमें फंड कितने इसमें दिए गए थे, तो 4077 करोड़ इन्वेस्टमेंट इसमें किया गया था। और ये टर्म पूछा गया था आप लोगों को कि ब्लू इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है। उस ऑप्शन में आपको बहुत सारे दिए चीजें दिए गए थे, तो आपको याद रखना ब्लू इकोनॉमी इज रिलेटेड टू व्हाट, फिशिंग, बायोटेक, शिपिंग एंड मोर, ठीक है। तो ये बस ये याद रखना, टर्म याद रखना आपको तो। अब इस मिशन में आपको क्या होने वाला, ओशन एक्सप्लोरेशन की बात की जा रही है, और मत्स्य, ठीक है, 600। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि मत्स्य 600 क्या है, तो इंडियाज का फर्स्ट मैन सबमर्सिबल डिजाइन टू फॉर 6,000 मीटर डेप्थ। ये इतना डेप्थ तक जाने की बात की जा रही है, कहाँ पे, ओशन में जाने की बात की जा रही है। और ये फर्स्ट मैंड है, आपको वहाँ पे अनमैंड लिखा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये फर्स्ट मैंड आपका इंडिया का मिशन है, और टारगेट कितना का है, 6,000 मीटर का है। फर्स्ट एवर, अब देखो यहाँ पे ये टारगेट है, बट अभी तक हमने क्या क्या अचीव किया है। तो फर्स्ट एवर जो हमने क्या किया, 5,000 मीटर डाइव्स बाय एक्वानट्स। तो आपने एस्ट्रोनॉट के बारे में सुना होगा, जो कि स्पेस में जाते हैं, बट एक्वानट्स इज रिलेटेड टू जो आपको ओशन वगैरह में डाइव करते हैं। तो इसमें दो पर्सनैलिटी का नाम है, जो कि आपको पूछा जा सकता है कि दो आपको एक्वानट्स थे जो आपको मत्स्य जो है, मत्स्य डीप मिशन से आपके रिलेटेड है। उसमें नाम को याद रखना, जितेंद्र पाल सिंह और श्री राजू रमेश सिंह, ठीक है। ये 2025 में अगस्त में इन्होंने क्या किया, अभी स्टार्ट किया, जिसमें टारगेट आपका देखोगे तो 5,000 मीटर है। डिजाइन कंप्लीटेड विद एडवांस टेक्नोलॉजी। इसमें क्या क्या चीजें कवर हो रही है, माइनिंग, मेरीन टेक, डेवलपिंग इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम, पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स। तो इसमें आपको पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स में अगर आप देखोगे तो मिनरल्स एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है, मेटल्स ढूंढने की बात हो रही है। अब ये इंडिजीनियस इनोवेशन है, इसमें हमने क्या किया, डोमेस्टिक मार्केट की हेल्प से ये चीज़ों को डिजाइन किया है। अब हो सकता है कि आपको टर्म पूछ दिया जाए कि ओ एम ई 6,000 इज रिलेटेड टू व्हाट, तो ये आपका डीप मिशन से रिलेटेड है। इसमें पावर किया गया, डिसैलिनेशन प्लांट लगाया जाएगा, डिजाइन किया जाएगा। मेरीन स्टेशन बनाने की बात की हो रही है, की जा रही है। ग्लोबल कॉर्पोरेशन भी इसमें हेल्प लिया जाएगा। इसमें अब किस किस कंट्री से हेल्प लिया जाएगा, जैसे कि इंडो फ्रेंच से लिया जाएगा, एक्सपीडिशन किया जाएगा। तो इसमें आपको पूछा जा सकता है कि IFREMER जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये डीप सी ट्रायल से रिलेटेड है, जिसमें इंडिया और फ्रांस का इसमें कोलेबोरेशन है। 100 kg ऑफ कोबाल्ट रिच नोड्यूल्स जो है कलेक्ट किया गया अभी तक, ठीक है। तो ये ऑलरेडी अचीव है, 100 kg कोबाल्ट रिच नोड्यूल्स एंड अंडमान सी से किया गया। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अचीवमेंट्स लिखे हैं, जो आपका डीप ओशन मिशन है उसमें क्या क्या चीज़ें अचीव किया जा चुका है। तो सबसे पहला जो है आपको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, तो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस मेड इन बिल्डिंग मैंड सबमर्सिबल मत्स्य 6,000 डीप ओशन एक्सप्लोरेशन। तो सबसे पहले यही टारगेट हमने इसको डेवलप किया है। दूसरा आपका कि क्या है, रिसोर्स कलेक्शन। हमने रिसोर्स जो इसमें क्या क्या कलेक्ट किया है, तो अपने ऑलरेडी हमने देखा कि 100 kg ऑफ कोबाल्ट रिच पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स कहाँ से, अंडमान सी से लिया गया, 2024 में इसको अचीव किया गया। जियोलॉजिकल डिस्कवरी भी किया गया, दो आपको एक्टिव हाइड्रोथर्मल विंड्स फील्ड जो है वो आपको डिस्कवर किया गया, कहाँ पे, सेंट्रल इंडियन ओशन में किया गया। क्लाइमेट रेजिलियंस, क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने में काफ़ी हेल्प मिल रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी सर्वे भी किया गया, जिसमें आपको 6 मेरीन क्रूज कंडक्ट किया गया था, जिसमें आपको कहाँ कहाँ भेजा गया था, लॉजिक कोची, और 19 सी माउंट्स जो है आपको अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में ढूंढा गया है। और आपको अराउंड 1300 के आसपास जो है वो नए जो सी ऑर्गेनिज्म के बारे में पता किया गया, जिसमें आपको 23 जो है वो न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हमने ऑलरेडी देख लिया किसके साथ हमने किया है, तो ये फ्रांस के साथ किया है। और बाकी जो अगर देखा जाए तो इसमें हेल्प किसका किसका लिया जा रहा है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, ठीक है, जो कि हेल्प कर रहा है। और ये मिनिस्ट्री आपको पूछा जा सकता है, ये पूरे मिशन में मिनिस्ट्री किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। तो ये आपको पूरा अचीवमेंट है, जिसको एक बार आप लोग गो थ्रू कर लेना, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज आपका राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो आपको बस ये याद रखना है कि 30वां नंबर का आपको नेशनल सेमिनार हो रहा है, जो कि न्यू दिल्ली में हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ, तो आपको कॉन्फ्रेंस था, ये जो सेमिनार था वो कंडक्ट किसने करवाया, तो ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने करवाया।
दूसरा जो क्वेश्चन आपको हो सकता है एडिशन पूछा जा सकता है, तो 30 नंबर का था। और क्या आपको हो कहाँ पे रहा है, वेन्यू याद रखना, न्यू दिल्ली में हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज है आपका, नॉर्डिक एंड बाल्टिक लीडर्स असर्ट यूक्रेन्स राइट टू डिसाइड अ फ्यूचर आफ्टर समिट। अगर आपने देखा कि तो अलास्का समिट को लेकर आए दिन आप न्यूज आ रहा है, कुछ ना कुछ आपको आ रहा है। तो यहाँ पे अगेन स्टेटमेंट आया किसका, नॉर्डिक एंड बाल्टिक लीडर्स। तो ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, नॉर्डिक एंड बाल्टिक लीडर्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि उन्होंने बोला है कि यूक्रेन को खुद उसके पास खुद राइट है कि वो अपना फ्यूचर जो है डिसाइड कर सकते हैं। बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि नॉर्डिक और बाल्टिक लीडर्स में जो आपको कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, तो एक साथ हम लोग देख लेते हैं। डेनमार्क, स्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्वे और स्वीडन। ये सारे कंट्रीज को ही हम लोग कंबाइन करके क्या बोलते हैं, नॉर्डिक बाल्टिक लीडर्स बोलते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नॉर्डिक कंट्रीज आप कौन से हैं, आपको जो कंट्रीज आपको नॉर्दर्न यूरोप में उसको नॉर्डिक कंट्री बोला जाता है। और में इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं आपको, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। एज इट इज याद रखना आपको, क्योंकि इस तरह से अगर न्यूज में आ रहा है तो हो सकता है आपको पूछा जा सकता है कि नॉर्डिक कंट्री कौन कौन से हैं। डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। और नॉर्डिक लीडर कंट्री अगर पूछा जाए, नॉर्डिक बाल्टिक लीडर कंट्री पूछा जाए, तो आपको डेनमार्क, स्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्वे और स्वीडन हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आपका बैडमिंटन को लेके है। इंडिया की जो तान्या हेमंत है, ठीक है, उनको वुमेन्स सिंगल टाइटल साइपियन इंटरनेशनल हो रहा है। तो यहाँ पे एक तो पर्सनैलिटी आपको याद रखना किस चीज से रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड है, तान्या हेमनाथ, ठीक है। दूसरा जो आपको पूछा जा सकता है कि टूर्नामेंट हुआ कहाँ पे था, तो नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड में हुआ है। अभी प्लेसेस एंड न्यूज आपको हो सकता है यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाए कि क्योंकि नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड है कहाँ पे, तो ये आपको वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है। और इसको क्लेम कौन करता है, किसके उसमें पॉलिटिकल यूनिट किसका माना जाता है, तो यूएसए का माना जाता है, ठीक है। और जो मेरियाना आइलैंड है वो कितने आइलैंड से आपको बने हुए हैं, तो अराउंड 15 आइलैंड से मिलके आपको मेरियाना आइलैंड बना हुआ है। दूसरा आपको सेपियन आइलैंड के बारे में भी पूछा सकता है, सेपियन आइलैंड भी किसका है, यूएसए इसको क्लेम करता है। तो दो तीन चीजें आप याद रखना, सबसे पहले तो बैडमिंटन आपको जो प्लेयर है कौन है, तानिया हेमंत, जिन्होंने क्या किया, वुमेन सिंगल टाइटल जीता है। कहाँ पे ये हो रहा है, नॉर्दर्न मेरियाना में हो रहा है। और मेरियाना कहाँ पे आपका, ईस्टर्न जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में लाई करता है, और यूएसए का ही इसको यूएसए इसको क्लेम करता है एज ए पॉलिटिकल यूनिट। नेक्स्ट न्यूज है आपका, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च है बुक ऑन, तो ये तो याद रखना आपको, बुक लॉन्च किया गया किस चीज पे, वेट लॉस पे रिवोल्यूशन, ठीक है। तो ये बुक एंड ऑथर से आपको क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो बुक एंड ऑथर में अगर आएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये पीआईबी से लिया हुआ न्यूज है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इस बुक के ऑथर कौन है। तो पहले आपको याद रखना है कि बुक का नाम क्या है, द वेट लॉस ऑफ रिवोल्यूशन। तो वेट लॉस ऑफ रिवोल्यूशन जो है आपको, वेट लॉस ड्रग्स एंड हाउ टू यूज देम, इसके ऑथर कौन है, तो ये आपको इंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, जिनका नाम है डॉक्टर अमरीश मिथाल। तो ये आपको नाम याद रखना है कि बुक के ऑथर पूछे जा सकते हैं कि वेट लॉस, क्योंकि अगर ये इतने लेवल पे, इस लेवल पे अगर इस बुक को लॉन्च किया गया तो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो इसमें कौन है आपको, अमरीश मिथाल जो है इसके ऑथर है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है आपको, ओबेसिटी को लेकर, क्योंकि वेट लॉस को लेकर आपको ये बुक लिखा गया है। तो अगर आप देखोगे तो मोटापा का बहुत ज्यादा आपको जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि इंडिया का अगर पूछा जाए तो रैंकिंग ग्लोबली कौन सा रैंक है, तो थर्ड नंबर का। ओबेसिटी आपको क्या होता है, हैविंग टू मच बॉडी फैट, अगर बहुत ज्यादा बॉडी फैट है अगर, तो उसको ओबेसिटी बोला जाता है। और अगर पूछा जाए कि ग्लोबल रैंक इंडिया का क्या है, इसमें भी ग्लोबल रैंक क्या है, तो इंडिया का थर्ड है। दूसरा आपको ये जो मैंने पहले बताया आपको बुक के बारे में, बुक भी याद रखना आप लोग। नेक्स्ट जो न्यूज है आपको आईएनएस तमिल को लेके है। भी पोर्ट कॉल जो है इसने क्या किया अभी एट नेपल्स पे। तो ये तो सबसे पहले आप याद रखना प्लेसेस इन न्यूज करके, नेपल्स जो है वो किसका पार्ट है, इटली का पार्ट है। दूसरा आपको आईएनएस तमिल, ठीक है। पोर्ट कॉल ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया दिया कि ये टर्म है, ऑलरेडी आपको सीडीएस एनडीए एग्जाम में पूछा गया था कि पोर्ट कॉल होता क्या है। तो पोर्ट कॉल इज रिलेटेड टू व्हाट, तो ये आपको रिफ्यूलिंग स्टेशन टाइप का होता है। जैसे अगर आप लोग गाड़ी वगैरह व्हीकल्स लेके जाते हो तो आप पेट्रोल पंप पे जाकर रिफ्यूलिंग करवाते हो, वैसे ही जो आपको सिप वगैरह होता है उसको भी रिफ्यूलिंग की जरूरत होती है, ठीक है, रिसप्लाई की जरूरत होती है। तो ये पोर्ट कॉल इस तरह से काम किया जाता है। थोड़ा सा आईएनएस तमल के बारे में देख लेते हैं। तो ये लेटेस्ट स्टील्थ फ्रिगेट है, ठीक है, जो इंडियन नेवी के अंदर आता है। तो अभी भेजा गया था इसको कब, 13 से 16 अगस्त के बीच में। यहाँ पे एक और चीज आपको मेंशन है, द विजिट अंडरस्कोर, किस चीज के अंदर गया था, ये बायलेटरल रिलेशन है किसके साथ, इटली के साथ इंडिया का है। और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कब से कब का है, 2023 में स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे आपको जो आइनस तमल है इसमें आपको एक्सरसाइज हो रहा है, ठीक है, पैसेज एक्सरसाइज हो रहा है, जिसको पैसेक्स बोला जाता है। तो आपको पैसेक्स याद रखना कि किस चीज से रिलेटेड है, तो ये आपको आइनस तमल से रिलेटेड है और इंडिया और इटली के बीच में बायलेटरल है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
इसमें इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया था और इटालियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें 2-3 आपने चीज़ें देख लिया, एक तो नेपल्स के बारे में पूछा जा सकता है, ये आपको इटली का पार्ट है। दूसरा जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है हमारा इटली के साथ, कब से 2023 से चल रहा है। पैसिक्स के बारे में पूछा जा सकता है कि ये क्या है आपको। तो इंडियन नेवी और इटालियन नेवी के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज है। इंडिया और इटली का स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान है, ठीक है। तो कब से कब का है, 2025 से लेकर 29 तक का है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका वॉल रूफ कोलैप्स इंसिडेंट नियर द हुमायूं। तो यहाँ पे आपको जो है वो वॉल रूफ जो वो कोलैप्स हो गया है कहाँ पे, हुमायूं में। बट स्टैटिक पोर्शन में हम लोग देख लेते हैं कि हुमायूं का अगर हिस्ट्री देखा जाए तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये आपको हुमायूं जो यूनेस्को हेरिटेज साइट में आपको इंक्लूडेड है। तो ये बिल्ड कब किया गया था, तो बेगम, ठीक है, ये कमीशन इन्होंने किया था, इनके टाइम पीरियड में बना हुआ था। इनको हाजी बेगम भी बोला जाता है, ये आपकी कौन थी, हुमायूं की वाइफ थी। तो इन्होंने कमीशन किया था इसको। और आर्किटेक्ट कौन थे इसके, जो आपको हुमायूं बना हुआ था इसका, मिराग मिर्जा गियाथ, ठीक है। तो मिराग मिर्जा गियाथ ने क्या किया था, आपको हुमायूं को बनाया था। और हुमायूं में अगर देखा जाए तो 150 के आसपास आपको ग्रेवयार्ड है यहाँ पे, ठीक है। कब्र आपको 150 के आसपास है, जिसमें आपको दारा सिकोई का भी बताया जाता है कि एक उनका भी वहाँ पे ग्रेवयार्ड था, जो कि रिसेंट में अगर देखोगे तो एएसआई ने काफ़ी सारे वहाँ पे आपको जो है वो रिसर्च वगैरह चल रहा था, तो इसलिए आपको हुमायूं लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो आपको बस ये याद रखना कि बिल्ड किसके टाइम पे हुआ था, बेगम, ठीक है, जिनको हाजी बेगम भी बोला जाता है। टाइम पीरियड भी याद रख सकते हो, 569 से लेकर 70 के बीच में हुआ था। और ये जब बना था तो इसमें आपको कॉस्ट अगर देखा जाए तो 1.5 मिलियंस जो है इस पे एक्सपेंड हुए थे, तो काफ़ी महंगा आपको बना हुआ था। और आर्किटेक्ट याद रखना कि मेरा मिर्जा आपको पूछा जा सकता है स्टैटिक क्वेश्चन में कि किसने बनाया हुआ था। अब यहाँ पे एक और चीज मेंशन है आपको, पटेल शाह दरगाह। तो आपको पूछा जा सकता है कि पटेल शाह दरगाह आपको कहाँ पे, तो ये भी आपको इसी जो आपका प्रेमाइस है हुमायूं टॉम का, उसी में आता है ये पटेल शाह दरगाह। और ये वर्ल्ड हेरिटेज आपको जो हुमायूं टॉम है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और कहाँ पे, कौन से एरिया में लाइक करते हैं, निजामुद्दीन एरिया, जो कि दिल्ली में, ठीक है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को लेकर एक न्यूज है, ठीक है। कवाक यानू, ठीक है, कवाक यानू जो है वो इन्होंने क्या किया, आपको स्केलिंग किया माउंट एलब्रस का। तो हमें सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जो आपको माउंट एलब्रस है ये आपको हाईएस्ट पीक इन रशिया, इसके अलावा हाईएस्ट पीक इन यूरोप। तो ये आपको स्टैटिक में ऐसे ज्योग्राफी में क्वेश्चन बन जाएगा कि पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट पीक ऑफ जो है आपको यूरोप में किसको माना जाता है, कौन से माउंटेन को माना जाता है, तो एलब्रस को माना जाता है। रसिया का भी यही हाईएस्ट पीक है। तो इसको उन्होंने क्या क्या स्केलिंग किया, नाम भी याद रखना आप लोगों को, कबाक यानो। अब जो कबाक यानो है इन्होंने बस यही माउंटेन को अभी तक स्केलिंग नहीं किया, इसके अलावा भी बहुत सारे माउंटेन किए, वो भी देख लेते हैं। एक बार देख लेते हैं कि माउंट एल्ब्रेस्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये लोकेटेड है आपको कॉस्कस माउंटेन है, जो कि साउथ वेस्टर्न रसिया के आसपास है, जॉर्जियन बॉर्डर बॉर्डर के पास है। अब ये किस तरह का माउंटेन, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि जो एल्ब्रेस्ट माउंटेन है वो किस टाइप का माउंटेन है। तो डॉर्मेंट स्ट्रेटो वोल्केनो है, ठीक है। तो वोल्केनो से बना हुआ है, ठीक है। और इसका हाइट कितना है आपको 18,500 फीट अबव द सी लेवल। हाईएस्ट पीक माना जाता है यूरोप में, एंड ऑल्सो द हाईएस्ट वोल्केनो इन द यूरेशिया। तो यूरेशिया में अगर पूछा जाए, यूरोप और एशिया में पूछा जाए सबसे हाईएस्ट, तो ये आपको एज इट इज मैं बोल रही हूँ कि लास्ट ईयर आपको जो आपका एनडीए सीडीएस एग्जाम हुआ था, जहाँ पे आपको पीआईबी से क्वेश्चन उठा के, स्टेटमेंट से क्वेश्चन उठा के पूछे गए थे। तो अभी अगर कोई अपकमिंग एग्जाम है तो बहुत प्रोबेबल चांस है कि आपको इस तरह के ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कि आपको पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट वोल्केनो जो है आपको यूरेशिया में कौन सा माउंटेन है। तो यही आपको एल्ब्रेस माउंटेन ही है। और 10 मोस्ट प्रोमिनेंट पिक इन द वर्ल्ड इसको माना जाता है। नेक्स्ट जो है ये, इन्होंने ऑलरेडी 7 जो है 7 समिट चैलेंज ले रखा है, जिसमें उन्होंने इसके अलावा अगर देखा जाए तो उन्होंने बाकी जैसे कि किलिमंजारो है, ठीक है, जो कि आपका कहाँ पे अफ्रीका में है। इसको भी उन्होंने क्या किया था, 4 सक्सेसफुली सबमिटेड। तो ये 26 साल की हैं यानो, ठीक है। और यहाँ पे भी इन्होंने विजिट कर रखा है। तो किलिमंजारो को भी इन्होंने क्या किया, अब किलिमंजारो के बारे में भी देख लेते हैं। ये 7 सबमिट में वर्ल्ड में कंसिडर किया जाता है किलिमंजारो। अब जो किलिमंजारो है ये स्नो कैप्ड वोल्केनो तंजानिया है, टॉलेस्ट पीक ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट माना जाता है। तो एल्ब्रस के बारे में हम लोग देख लिया, ये आपको किस तरह का माउंटेन है, तो वो भी वोल्केनो माउंटेन था। और जो आपका ये क्या है आपका तंजानिया, ये भी वोल्केनो माउंटेन ही है। और हाईएस्ट, ये टर्म याद रखना, ये हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि फ्री हाईएस्ट स्टैंडिंग माउंटेन कौन सा है वर्ल्ड में, तो जो आपका किलिमंजारो है, जो कि तंजानिया में है। यहाँ पे एक ट्राइबल कम्युनिटी मेंशन है आपको,
नियसी कम्युनिटी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि कम्युनिटी कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो अरुणाचल से बिलोंग करते हैं। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल जो आपको बनाया गया है, तो इसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं थोड़ी बहुत जो कि आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे ई जागृति प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। हो सकता है आपको पूछा जाए ई जागृति प्लेटफॉर्म रिलेटेड टू वोट, तो ये आपको कंज्यूमर डिस्प्यूट वगैरह जो है उसको रिजॉल्व करने के लिए मैकेनिज्म बनाया गया है। तो ये प्लेटफॉर्म याद रखना है, ई जागृति। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको जो डिस्पोजल रेट ऑफ कंज्यूमर केसेस है, ये सबसे हाईएस्ट, सबसे टाइमली मैनर में कौन से स्टेट ने अभी कंडक्ट करवाया, ये आपको पूछा जा सकता है। तो एज पर द डेटा ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसने भी डेटा रिलीज किया, जिसमें देखा जाए तो तमिलनाडु का सबसे हाईएस्ट है। यहाँ पे सबसे आपको टाइमली मैनर में जो है वो जो कंज्यूमर प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको कौन सा राजस्थान है, तो टॉप टॉप 3 तो आपको याद रखने हैं, तमिलनाडु, राजस्थान और तेलंगाना। रिसेंटली अगर आप लोगों ने न्यूज़ फॉलो कर रहे हो मेरा, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक चीज़ बताया हुआ था, ऑर्गन डोनेशन डे, आपको इंटरनेशनल ऑर्गन डोनेशन डे होता है। ये आपका कब होता है, 13 अगस्त को होता है। इसमें भी एक डेटा आया हुआ था जिसमें आपको बताया गया था कि सबसे ज्यादा अगर कौन सा स्टेट आपको ऑर्गन डोनेट करता है, तो तेलंगाना करता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो टॉप मोस्ट हमेशा ये चीजें याद रखना पड़ता है। तो अभी पूछा जाए कि रिड्रेसल जो आप कंज्यूमर को लेके सबसे टॉप मोस्ट स्टेट कौन सा है, तो तमिलनाडु और राजस्थान आपको याद रखना है। ई जागृति पोर्टल भी आपको याद रखना है किस चीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज है आपका फसाई लॉन्च ऑफ माउली, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि माउली क्या है आपको, तो इंडिया का फर्स्ट ऑल वुमेन क्लीन स्ट्रीट फूड हब है जो कि मुंबई में बनाया गया। तो पहला है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको माउली पूछा जा सकता है कि माउली इज इन न्यूज, ये रिलेटेड टू या तो एनिमल का नाम दे दिया जाएगा, या फिर आपको बोला जाएगा कोई लेक है, ठीक है, या फिर पूछा जाए कोई मेडिसिन है। बट ये आपको क्या है, इंडिया फर्स्ट ऑल वुमेन क्लीन स्ट्रीट फूड हब बनाया गया, कहाँ पे, मुंबई में बनाया गया। नेक्स्ट न्यूज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, इंडिया फर्स्ट ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग लॉन्च। तो इंडिया का पहला है अगेन, ठीक है, जो पहला है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है जीके में। तो इंडिया का फर्स्ट ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग अगर पूछा जाएगा, ये लॉन्च इन राजस्थान। तो ये राजस्थान, सबसे पहले तो याद रखना आपको कौन से स्टेट में, राजस्थान में है। अब जो क्लाउड सीडिंग होता है उसमें आपको बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं, तो आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्लाउड सीडिंग में आपको कौन सा केमिकल यूज होता है। तो सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस, जिसको CO2 भी बोलते हैं, ठीक है, जो ड्राई सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड CO2 को बोला जाता है। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि इंडिया फर्स्ट ड्रोन बेस्ड आपको पूछा जाए क्लाउड सीडिंग कहाँ पे लॉन्च हुआ, तो राजस्थान में। और क्लाउड सीडिंग में केमिकल कौन से यूज होते हैं, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस। अब इसको लॉन्च क्यों किया गया, क्योंकि क्लाउड सीडिंग जो एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया कि जाम वरमगढ़, ठीक है, ये डैम है आपको कहाँ पे है, राजस्थान में। और रामगढ़ लेक है वहाँ पे, जिसमें आपको क्या हो रहा था, वाटर वाटर क्राइसिस हो रहा था, पानी का शॉर्टेज हो रहा था। उसको फुलफिल करने के लिए वहाँ पे क्लाउड सीडिंग किया गया, और इसको आर्टिफिशियल जो है रेन भी बोला जाता है। तो आर्टिफिशियल रेन करवा के यहाँ पे जो लेक है उसमें पानी जो फिल करने की कोशिश की गई है। तो आपको बस याद रखना है कि पहला फर्स्ट AI ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग लॉन्च राजस्थान। उसके अलावा लेक आपको पूछा जा सकता है कि रामगढ़ लेक कहाँ पे, तो ये भी आपको याद रखना है, राजस्थान में। इनिशिएटिव किसका था, AI पावर्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी मार्क्स इंडिया फर्स्ट ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में जो जयपुर के साइंटिस्ट वगैरह इन्वॉल्व थे, 60 डेज पायलट मिशन था ये। AI प्लेटफॉर्म को यूज किया गया था। तो AI प्लेटफॉर्म का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रो ट्रेस। तो पूछा जा सकता है कि AI जो हाइड्रो ट्रेस है वो किस चीज से रिलेटेड है, तो इसमें नाम ही हाइड्रो है, तो वाटर से आपको समझ में आ जाएगा। तो AI प्लेटफॉर्म था जो कि आपको इसी क्लाउड सीडिंग से रिलेटेड था। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि विच सिटीज विल बी द होस्ट ऑफ द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स, जो 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है आपको। तो इसमें ऑप्शन आपका दिल्ली लिखा हुआ, अहमदाबाद है, पुणे है और मुंबई है। तो आई होप आप लोगों को अभी ऑलरेडी मैंने न्यूज़ कवर करवाया था, उसमें आपको बताया था मैंने। तो आप लोग कोशिश करना क्वेश्चन का आंसर करने का कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।